गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कार्बन फैमिली, है ना बच्चों। और कार्बन फैमिली में 2 या 3 वीडियो हम लोग ने बना चुके हैं और आपने बेसिक चीजें पढ़ ली होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब चीजें आपने पढ़ ली होगी। क्या होते हैं कार्बन फैमिली के, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब चीजें हम खत्म कर चुके हैं, है ना। अच्छा, आज के वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। और जिसमें हम लोग डायमंड के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे और फुलरिन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। तो चलो, आज के वीडियो में जो हेडिंग होगी, सारे बच्चे हेडिंग लगाएंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है बच्चों। अच्छा, आपको एलोट्रॉप पता है, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? तो पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज एलोट्रॉप या व्हाट इज एलोट्रॉपी, और उसके बाद हम डिफरेंट एलोट्रॉप को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज एलोट्रॉप्स। अच्छा, कई बार बच्चे एलोट्रॉप्स और आइसोटोप्स में कंफ्यूज कर जाते हैं ना। आइसोटोप्स अलग है, एलोट्रॉप अलग है। क्लियर। अच्छा, एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट in two or more different physical state, दिख तो रहा है ना सबको, छोटा छोटा लिखो। when an element exists in 2 or more different physical state, each physical state या every physical state, each physical state of that element is called allotropes। ठीक है भाई। तो जब कोई एलिमेंट जो है 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो हर फिजिकल स्टेट को हम क्या बोलते हैं, उसकी एलोट्रॉप्स बोलते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना बच्चों, जो एलिमेंट है वो फिजिकली अलग अलग है लेकिन केमिकली सिमिलर होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं एलोट्रॉप्स आर केमिकली आइडेंटिकल। ध्यान रखना है ना, उनका केमिकल कंपोजिशन एक जैसा होता है लेकिन उनकी फिजिकल स्टेट अलग अलग होती है। जैसे आपने डायमंड देखा होगा, अलग है। कोक देखा होगा, अलग है। चारकोल है, अलग है। ग्रेफाइट अलग है। फुलरिन अलग है। लेकिन इन सबका बेसिक कंपोजिशन क्या है? कार्बन। ठीक है। तो सब कार्बन से मिलकर बने हैं लेकिन फिजिकली डिफरेंट एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर, समझ में आए? ठीक है। तो एलोट्रॉप्स किसी एलिमेंट की वो फिजिकल स्टेट होती है जहां पर वो अलग अलग फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, फिजिकली डिफरेंट होते हैं लेकिन केमिकली आइडेंटिकल होते हैं। उन सारी फिजिकल स्टेट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? एलोट्रॉप्स। और इस फिनोमेना को हम बोलेंगे एलोट्रॉपी। क्लियर। चलो, तो अब बात करते हैं कि कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप होते हैं। ठीक। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के बेसिकली 2 टाइप के एलोट्रॉप देखने को मिलते हैं। नंबर 1, एक होते हैं बच्चों क्रिस्टलिन एलोट्रॉप और दूसरे होते हैं एमॉर्फस एलोट्रॉप, है ना। क्रिस्टलिन एमॉर्फस तो मालूम है आपको। क्रिस्टलिन वो सब्सटेंस होते हैं जिनका एक अपना 3 डायमेंशनल अपना कोई शेप, अपनी कोई ज्योमेट्री होती है, उनको हम क्रिस्टलिन सब्सटेंस बोलेंगे। एमॉर्फस कोई ज्योमेट्री नहीं होती, कोई शेप नहीं होता, जहां मर्जी इनको जैसे मर्जी रख लो। अब क्रिस्टलिन कौन कौन से हैं? तो 3 मेन है। एक है बच्चों डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फुलरिन। देयर आर 3 क्रिस्टलिन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। और बच्चों ये प्योर होते हैं, प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर। वहीं अगर हम एमॉर्फस की बात करें तो यहां होता है हमारे पास कोक, दूसरा होता है कार्बन ब्लैक, कालिक, और तीसरा होता है चारकोल। क्या आपके टूथपेस्ट में चारकोल है? वही वाला चारकोल है ना। तो चारकोल भाई टूथपेस्ट में भी आ गया आप तो, है ना।
पहले क्या करते लोग, कोयले से दांत साफ करते थे, तो वो कोयला एक्चुअल में क्या है, चारकोल ही है वो, ठीक है। तो अब जाके ये जो फॉरेन कंट्री वाले हैं चारकोल को टूथ में लगा गए। अरे हम तो कब से यूज करते आ रहे हैं, हमें तो पता था कि चारकोल में क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है, तो वही चारकोल है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा, दो टाइप के एलोट्रॉप्स हैं, क्रिस्टलिन और एमोर्फस। ये 3 क्रिस्टलिन है, ये अमोर्फस है। मोस्टली बच्चों हमारे पास इन तीनों के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन है। फुलरिन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे, डायमंड के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों का केवल यूज है बस, कुछ ज्यादा इनके बारे में डिस्कस नहीं करना है। अच्छा, ये जो है इम्प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, इम्प्योर फॉर्म होती है ना, ये प्योर फॉर्म होती है। क्लियर? तो फटाफट से नोट करो जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों डायमंड के बारे में सबसे पहले, है ना। अच्छा, डायमंड है ना, डायमंड, कोहिनूर। कोहिनूर के बारे में तो सब लोग सुना होगा। कहां पर है कोहिनूर? अभी लंदन में। चुरा के ले गए थे भाई, कौन? अंग्रेज। इंडिया से चुरा के ले गए थे और लंदन ले गए, तभी तो आज कल बर्बाद हो रखा है इंग्लैंड। चोरी करोगे तो बर्बाद ही होंगे। चलो चलो, ये तो बात की बातें हैं। तो डायमंड की बात करते हैं ना, बहुत महंगा सब्सटेंस है, ऐसा समझ सकते हैं हम, ठीक है। और डायमंड रिंग आपने सुनी होगी, तो सोने के मुकाबले तो बहुत महंगा है। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास एलोट्रॉप है डायमंड, है ना ये। क्लियर? आप देखो, सबसे वन बाय वन में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं कि डायमंड क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों पॉइंट नंबर 1 है कि डायमंड इस धरती का सबसे हार्ड नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है। तो इट इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, सबसे हार्ड है। ठीक है। दूसरा, डायमंड कार्बन की प्योर फॉर्म है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और किस स्ट्रक्चर में? तो 3 डायमेंशनल क्रिस्टलिन लैटिस में अवेलेबल रहता है। तो इट एग्जिस्ट इन 3D क्रिस्टलिन लैटिस। ठीक है भाई। अच्छा, डायमंड एकदम कॉम्पैक्ट होता है, एकदम कॉम्पैक्ट। ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी एकदम हाई होती है। ठीक है। देखो, इट हैज हाई डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, एकदम कड़क। ठीक है भाई, क्लियर। अच्छा, डेंसिटी बच्चों जिस सब्सटेंस की हाई होगी ना, इसका मतलब जो उसके एटम है वो पास पास है, कॉम्पैक्ट एकदम, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होती है, एकदम हाई थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है। तो वही लिखेंगे हम, इट हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर। वही जैसे हम बात करते हैं ना मेटल और नॉन मेटल, तो मेटल जो है अच्छे थर्मल कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल अच्छे थर्मल कंडक्टर नहीं होते, क्योंकि मेटल क्रिस्टलिन फॉर्म में पाए जाते हैं, नॉन मेटल मोस्टली अमोर्फस फॉर्म में होते हैं। क्लियर। चलो, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, वो खास बात है। देखो बच्चों, जो डायमंड है उसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। और sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब हर कार्बन जो है 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो हर कार्बन किसी दूसरे कार्बन से 4 बॉन्ड से जुड़ा, नहीं सॉरी, ऐसा है, यानी ईच कार्बन कनेक्ट विद द 4 अदर कार्बन, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। चलो, ज्यादा अच्छा लिखेंगे। इन डायमंड ईच कार्बन इज connected by 4 other carbon by 4 सिग्मा बॉन्ड। तो हर कार्बन पर कितने बॉन्ड होंगे? 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक है। नाउ इट इज शो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब हर कार्बन जो है 4 बॉन्ड से सैचुरेट होगा तो ऑब्वियसली sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ज्योमेट्री कैसे बनेगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कई बार ऐसा पूछा जाता है कि डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। ठीक है।
तो इसका मतलब जो एक कार्बन है, सपोज मान लीजिए एक कार्बन है, तो ये चारों साइड से 4 कार्बन से जुड़ा होगा, यानी हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होगा। तो ये भी ऐसे जुड़ा होगा, है ना, ये भी ऐसे जुड़ा होगा, क्लियर, इस तरह से। तो ये इस डॉट को आप कार्बन मान लो, तो हर कार्बन जो है 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब जो कार्बन और कार्बन है उसके बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? तो बच्चों उसके बीच की बॉन्ड लेंथ उतनी होती है जितनी एथेन में होती है, जितनी नॉर्मल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है। तो नाउ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ याद है कितनी होती है? विल बी 154 पिकोमीटर, इतनी होती है बस। और इतनी तो आपने पढ़ी होगी, एथेन में पढ़ा होगा ना। तो जनरली जो कार्बन कार्बन है वो नॉर्मल बॉन्ड लेंथ के बराबर होता है, तो 154 पिकोमीटर। क्लियर हो गया भाई? तो फटाफट से जरा नोट करो इन 6 पॉइंट को, यही 6 पॉइंट बस आपको पढ़ने हैं, है ना। एक और पॉइंट बता दे। और अच्छा, एक और पॉइंट, जो डायमंड है वो एकदम चमकीला होता है ना, मालूम है ना, एकदम चमकदार। क्यों होता है चमकदार? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे, इट हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो कितना होता है? लगभग 2.5 होता है। तो इसी रिफ्रैक्टिव और रिफ्लेक्शन की वजह से वो एकदम चमकदार होता है ना। जो लाइट है वो सीधे दूसरी पार निकल जाती है और रिफ्लेक्ट भी होती है, तो इसीलिए जो हीरा होता है वो एकदम चमकदार होता है, मालूम है। तो 7 पॉइंट में हमने डायमंड को कंप्रेस कर लिया, यही इंपॉर्टेंट है डायमंड के बारे में, ठीक। अब बात करते हैं डायमंड के यूज, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे यूजेस ऑफ डायमंड। अच्छा, स्ट्रक्चर अभी बताऊंगा मैं आपको, है ना, पहले यूज देख लेते हैं। तो क्या है भाई डायमंड का यूज? तो सबसे पहले है बच्चों जेम्स एंड ज्वेलरीज, है ना, जेम्स एंड ज्वेलरीज। ज्वेलरी तो गहने बनाए जाते हैं, है ना, और अंगूठी में ऊपर लगाया जाता है हीरे को, तो वो जेम्स एंड ज्वेलरी में बहुत इसका यूज होता है। दूसरा, ग्लास को कट करने के लिए भी डायमंड का यूज किया जाता है, फॉर द कटिंग ऑफ ग्लास। और बच्चों दूसरा, कहीं ड्रिलिंग करनी होती ना, मोस्टली जैसे ये कुवैत वगैरह में जहां तेल के कुएं खोदने होते हैं, तो नीचे जो मशीन होती है वो जो बोर करती है, उस पर डायमंड लगे होते हैं, क्योंकि नीचे हार्ड रॉक होती है और उस रॉक को काटने के लिए आपको सबसे हार्ड मटेरियल चाहिए होता है। तो डायमंड से बड़ा हार्ड तो कुछ हो नहीं सकता है, तो रॉक ड्रिलिंग में बोर बनाने के भी काम आती है। क्लियर? तो लिखेंगे इन कटिंग ऑफ ग्लास, ठीक है, और टू मेक बोर्स इन रॉक ड्रिलिंग, ठीक है भाई। अच्छा, तीसरा हमारे पास है ये जो है ना, डाइस बनाने के भी काम आता है, ठीक है। और बच्चों डाइस से हम जो है बहुत सारे चीजों के शेप दे सकते हैं। जैसे इसमें एनसीईआरटी में आपका लिखा है कि टंगस्टन फिलामेंट बनाया जाता है ना, तो टंगस्टन बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट वो है, मेटल है। तो जो टंगस्टन फिलामेंट है उसको बनाने के लिए जिस डाई का यूज होता है वो किससे बनाई जाती है? डायमंड से बनाई जाती है, ठीक। तो टू मेक डाइज फॉर मेकिंग टंगस्टन फिलामेंट, है ना। तो ये 3 मोस्टली यूज हैं डायमंड के, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नोट करो जरा फटाफट से, ठीक है भाई। चलो, इतना हो गया, बहुत अच्छी बात है ना। चलो, तो 7 पॉइंट आपको नोट कर दिया। अब बात करते हैं बच्चों इसके स्ट्रक्चर की, है ना। तो मैं एडिटिंग करके बोर्ड के सामने इसका स्ट्रक्चर लाऊंगा और आपको ध्यान में रखना है कि वो स्ट्रक्चर किस तरह आ रहा है ना। मैं थोड़ा सा 2 मिनट उसको डिस्क्राइब करूंगा। तो चलो देखो भाई, तो अब आपकी स्क्रीन के सामने
आने वाला है 2 करोड़ का सवाल। सवाल तो नहीं आएगा भाई। चलो, तो अब आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा डायमंड का स्ट्रक्चर। देखो, दिखा? तो यही डायमंड का स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी बना हुआ है। ठीक है भाई। अब आप इसमें देख सकते हैं कि हर डॉट, जो एक डॉट है ना, वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो हर डॉट जो है 4 डॉट से कनेक्ट है, दिख रहा है? और ये 4 डॉट क्या है? दूसरे कार्बन है। तो ईच कार्बन कनेक्ट विद द 4 अदर कार्बन थ्रू सिंगल बॉन्ड। और वो जो सिंगल बॉन्ड है, यानी कार्बन और कार्बन है, उनके बीच की लेंथ कितनी है? 154 पिकोमीटर। तो नॉर्मल ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। इसमें कुछ डॉट ऐसे है कि जो कनेक्ट नहीं है, लेकिन मोस्टली सारे के सारे अगर आप देखोगे तो हर डॉट जो है 4 डॉट से कनेक्ट होता है। क्लियर? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड है। क्लियर हो गया बच्चों? चलो, तो अब इसको मिटा देते हैं, हटा देते हैं। यानी अब नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा एलोट्रॉप। कौन सा? ग्रेफाइट। तो हेडिंग डालो बच्चों, ग्रेफाइट। पेंसिल का लेड खाया कभी ऐसे करके? उसमें ग्रेफाइट होता है। ठीक है, चलो, तो अब ग्रेफाइट के इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। नंबर 1, ग्रेफाइट बच्चों एक लेयर्ड स्ट्रक्चर में होता है। लेयर, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर। तो देयर आर सेवरल लेयर इन द ग्रेफाइट। ठीक है, और ग्रेफाइट 2D स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, जबकि जो हमारा डायमंड है वो किसमें? 3D स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। तो अब लिखेंगे इट इज लेयर्ड, इट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल तो नहीं बोलेंगे इसे, और लेयर्ड स्ट्रक्चर एलोट्रॉप्स exist in 2-dimensional स्ट्रक्चर, है ना? 2D, ध्यान रखना है 2D, ये 3D नहीं होता है। ठीक, अच्छा, जो लेयर होती है कितनी दूर होती है और उनके बीच कौन सा फोर्स एग्जिस्ट होता है? भाई एक लेयर है तो लेयर के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए, है ना? और उन लेयर के बीच कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है वो इंपॉर्टेंट है ना? तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा ईच लेयर is held together by van der Waals force। कौन सा फोर्स? van der Waals force, ध्यान रखना है ना, held together by the van der Waals force। ठीक, and having distance about 340 पिकोमीटर, ये ध्यान रखना है। तो जो दो लेयर है, दो लेयर के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? 340 पिकोमीटर। और दोनों लेयर कौन से फोर्स से कनेक्ट होती है? van der Waals फोर्स, है ना? अभी मैं स्ट्रक्चर में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, साफ साफ क्लियर दिखेगा आपको। तो लेयर स्ट्रक्चर होता है, van der Waals फोर्स से हर लेयर कनेक्ट होती है, और हर लेयर के बीच में कितना गैप होता है? 340 पिकोमीटर। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। तीसरी चीज, जो हमारा ग्रेफाइट है वो काला होता है, मेटालिक लस्टर होता है और स्लिपरी होता है, क्योंकि लेयर है ना, तो आसानी से एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती है। तो लिखेंगे इट इज स्लिपरी, फिर दूसरा क्या बोला मैंने? मेटालिक लस्टर, है ना? मेटालिक लस्टर होता है, जैसा मेटल दिखता है ना आपको, वैसा ही दिखता है। पेंसिल का लेड आपने देखा काला कलर का, वैसा ही दिखता है सेम टू सेम। तो स्लिपरी होता है और मेटालिक लस्टर होता है। ठीक है, अच्छा, सॉफ्ट भी होता है क्योंकि लेयर है, तो सॉफ्ट एंड स्लिपरी एंड मेटालिक लस्टर। क्लियर? इसकी ये फिजिकली कैसे आपको दिखता है वो समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके केमिकल स्ट्रक्चर पर। तो बच्चों, जो ये लेयर होती है ना, लेयर, हर लेयर जो है कार्बन की बनी होती है, तो मालूम है आपको। लेकिन किस तरह से कार्बन एटम अटैच्ड होते हैं? एक्चुअल में हर लेयर में कार्बन हेक्सागोनल रिंग की फॉर्म में होता है। ठीक, तो नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों, ईच लेयर इज कंपोज्ड ऑफ
हेक्सागोनल लेयर या हेक्सागोनल रिंग, लेयर तो नहीं लिखेंगे, रिंग ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसा करके देखो, ये हेक्सागोनल रिंग हुई, ऐसा ऐसा अभी दिख जाएगा आपको ना जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो इस तरह से। तो बच्चों हर लेयर में इस तरह से हेक्सागोनल रिंग होती है ना। एक लेयर ये हो गई, एक लेयर और नीचे, एक लेयर और नीचे, है ना। तो ईच लेयर इज कंपोज्ड ऑफ द हेक्सागोनल रिंग। इसका मतलब जो है यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है। तो जब बच्चों हेक्सागोनल रिंग होती है ना, तो एक कार्बन केवल 3 ही कार्बन से कनेक्ट होता है। डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्ट था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा सिस्टम अलग है ना। तो अब आगे लिखेंगे ईच कार्बन कनेक्ट विद 3 अदर कार्बन, ठीक है, टू फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड। ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जबकि डायमंड में क्या था, 4 सिग्मा बॉन्ड। देखो हर कार्बन केवल 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। क्लियर? अच्छा, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने का मतलब कार्बन के पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, sp2। ध्यान रखना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, प्लेनर। तो प्लेनर होता है, देखो प्लेनर है ना पूरा की पूरा। क्लियर? अच्छा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहां पर है, तो इसका मतलब यहां पर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन खाली है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बना सकता है। बना कितने रहा है, 3 ही बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन बच्चों डिलोकलाइज्ड होगा पूरी रिंग पर, और डिलोकलाइज्ड होने की वजह से ये इस रिंग को क्या बना देगा, एरोमेटिक। यानी कहीं ना कहीं अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ चुका है। क्लियर? तो अब नेक्स्ट लिखेंगे 5वां पॉइंट, द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन ऑन ईच कार्बन delocalized over the ring, ठीक है भाई, टू मेक इट एरोमेटिक। इसको एरोमेटिक बना देता हूं, है ना। तो रिंग के ऊपर जो है ये हर किसी कार्बन में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करते हैं, डिलोकलाइजेशन करते हैं, एरोमेटिक बना देते हैं, है ना। अच्छा अब देखो, तो इस तरह से हो जाता है, ठीक है भाई। अब हर कार्बन के बीच कितनी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, ये और ये लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो यहां पर बच्चों कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, इट विल बी 141.5 पिकोमीटर। नोट कर लो फटाफट। तो ग्रेफाइट में जनरली आपको दो टाइप की बॉन्ड लेंथ देखने को मिलती है। बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, एक ये वाली जो मॉलिक्यूल के बीच में है 340 पिकोमीटर, एक ये वाली जो कार्बन कार्बन एटम के बीच में 141.5 पिकोमीटर। क्लियर? तो नोट करो फटाफट, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो ग्रेफाइट होता है ना, वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। डायमंड में शायद मैं बताना बोलेगा, डायमंड बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अभी लिखो, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर भाई? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों? क्योंकि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है। जबकि डायमंड में 4 बॉन्ड होने की वजह से वहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। दूसरी चीज, ये जो है ना थोड़ा सा लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो कॉम्पैक्ट नहीं है, इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। तो इट हैज
लो थर्मल कंडक्टिविटी, जबकि डायमंड कॉम्पैक्ट होने की वजह से हाई थर्मल कंडक्टिविटी थी। ठीक है भाई, तो ये कुछ बच्चों मेन पॉइंट है ग्रेफाइट के बारे में, तो आप नोट करते जाओ फटाफट से। ठीक है भाई, नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी से। ठीक है, चलो समझ में बात आ रही है। तो ये 6 पॉइंट आपको नोट करने हैं डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। तो बस ध्यान रखना बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, बॉन्ड लेंथ इतनी होगी, सॉफ्ट होगा, मेटली लस्टर होगा, स्लिपरी होगा, है ना, और हर लेयर जो है 340 पिकोमीटर पर होगी, वंडरवाल फोर्स से कनेक्ट होगी। क्लियर, और एरोमेटिक कैरेक्टर होगा, बैड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, लो थर्मल कंडक्टिविटी होगी। क्लियर, चलो अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब बात करते हैं ग्रेफाइट के यूजेस के बारे में, है ना। तो आपने पढ़ा होगा ग्रेफाइट कहां कहां यूज होता है। अच्छा, आपने मेटलर्जी पढ़ा है 12th में, तो हाँ 12th वाले अगर इसको देख रहे हैं तो 12th वालों ने मेटलर्जी पढ़ लिया होगा। तो उसमें बच्चों आपने देखा होगा ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड, है ना, तो इलेक्ट्रोड बनाने के काम आता है, लेड पेंसिल बनाने के काम आता है ना, और क्रूसिबल बनाने के काम आता है। ठीक है भाई, और क्या काम आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का काम करता है। ठीक है, चलो तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कौन कौन से इसके यूज है। तो यूजेस, उसके बाद हम स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे, है ना। चलो, तो पहला यूज है बच्चों, ये एक सॉलिड लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन। तो जहां बड़ी बड़ी मशीनें होती है वहां पर लिक्विड लुब्रिकेंट हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, तो वो जल्दी गल जाएगा, खराब हो जाएगा। सॉलिड लुब्रिकेंट, जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, इसलिए इसका यूज करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, तो जनरली ये ठहर जाता है उन मशीन में। ठीक है, दूसरा, जैसे मैंने अभी बोला था आपको कि ग्रेफाइट का यूज इलेक्ट्रोड को बनाने में काम आता है, तो इन मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो जो बच्चों हमारे ड्राई सेल होते हैं ना, उनमें इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, इन ड्राई सेल। और बहुत सारी हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, उनमें भी जो है ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यूज होता है। ठीक, तीसरी चीज, ग्रेफाइट जो है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का भी काम करता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे इन मॉडरेटर, इन एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है बच्चों, तीसरा, यूज टू मेक क्रूसिबल्स। अच्छा, क्रूसिबल क्या होता है, एक छोटी सी कटोरी होती है, चीनी मिट्टी की बनी हुई है, उस तरह होती है, लेबोरेटरी में आपने देखी, उसमें हम क्या करते हैं ना, किसी मेटल को पिघलाते हैं, तो उसको हाई टेम्परेचर पर हमें रखना होता है, लेकिन अगर किसी ऐसे वैसे मेटल का हमने बना दिया तो वो टूट सकती है, ब्रेक हो सकती है, इसलिए क्रूसिबल ग्रेफाइट की बनाई जाती है ताकि वो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सके, तो क्रूसिबल बनाने के काम आती है ना। अच्छा, पांचवा है बच्चों हमारे पास, यूज टू मेक लेड पेंसिल। ठीक है, अच्छा 6, देखो बच्चों, ग्रेफाइट के कुछ फाइबर्स बनाए जाते हैं, ग्रेफाइट फाइबर। एक्चुअल में जो ग्रेफाइट फाइबर होते हैं वो प्लास्टिक के साथ मिक्स किए जाते हैं, ग्रेफाइट फाइबर प्लस प्लास्टिक। देखो मैं आपको बताता हूं, ग्रेफाइट फाइबर्स प्लस प्लास्टिक जैसे नायलॉन हो गया, है ना, तो प्लास्टिक और ग्रेफाइट फाइबर जब मिल जाते हैं तो एक ऐसा हमें प्लास्टिक मिलता है या पॉलीमर मिलता है, एक ऐसा हमें पॉलीमर मिलता है जो टफ होता है, एकदम टफ होता है, लेकिन इसका वेट लाइट होता है, हल्का लेकिन टफ। अब देखो, ऐसे मटेरियल जो हल्का होता है, टफ होता है, वो कहां कहां यूज होते हैं, तो इट इज यूज्ड इन
आपने एयरक्राफ्ट देखा होगा ना, एयरक्राफ्ट, तो उसमें क्या होता है, मटेरियल हमें टफ चाहिए लेकिन वेट कम चाहिए, तो यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट। दूसरा, टेनिस का रैकेट, जो टेनिस, टेबल टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस नहीं, लॉन्ग टेनिस है ना, उसका रैकेट बनाने के काम आता है ना। और बैडमिंटन के रैकेट बनाने के काम आता है। तो लिखेंगे हम टेनिस, टेनिस रैकेट्स, है ना। अच्छा, जो फिशिंग रॉड होती है, मछली पकड़ने वाली रॉड होती है, वो उसमें भी यूज होता है। फिशिंग रॉड्स नाव बनाने के काम आती है ना, कैनोज। तो इतनी सारी जगह हम इस मटेरियल का यूज करेंगे जो हमने ग्रेफाइट फाइबर और प्लास्टिक को मिलके बनाया था। ठीक है भाई। अच्छा चलो, मुझे लगता है 6 यूज काफी है ना। तो ये सारे यूज है, देखो फटाफट से नोट करो जल्दी से इनको, है ना। चलो बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की, है ना। जब भी बच्चों ग्रेफाइट के बारे में आपको लिखना है तो स्ट्रक्चर भी लिखना है ना, बिना स्ट्रक्चर के काम नहीं चलेगा। तो चलो, अब आपकी स्क्रीन के सामने आता है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। थोड़ा आने में डिले हो सकती है ना बच्चों, हो सकता है कि मेरी आवाज के साथ स्ट्रक्चर मैच ना करे, क्योंकि मैं थोड़ा एडिट करने वाला हूं इसे। तो अब देखो, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपके बोर्ड के सामने है, मिल गया। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर दिख रही है। अच्छा, हर लेयर में आपको हेक्सागोनल रिंग दिख रही होगी, दिख रही है हेक्सागोनल रिंग, है ना। यानी जो वो पॉइंट है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी एक हेक्सागोनल रिंग पे कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए ना। तो एक कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, केवल 3 ही कार्बन से कनेक्ट है। तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या होने वाला है, sp2। तो एक बॉन्ड बच गया, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे रिंग पर डिलोकलाइज्ड होगा, उसको एरोमेटिक करेगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो, जो 2 रिंग है उनके बीच में आपको गैप दिख रहा होगा ना, तो वो गैप क्या है, वंडरवाल फोर्स है। तो दोनों रिंग एक दूसरे से वंडरवाल फोर्स से कनेक्ट है। और कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, 340 पिकोमीटर दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, वहां पर हो सकता है कि एंगस्ट्रॉन में दिया हो, ठीक है, हो सकता है वहां पर नैनोमीटर में दिया हो, तो कन्वर्ट कर लेना। अच्छा, अब जो कार्बन कार्बन है उनके बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी है, 141.5 पिकोमीटर। क्लियर हो रहा है। तो इजिली आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ग्रेफाइट होता है। अब देखो बच्चों, लेयर होने की वजह से कॉम्पैक्टनेस नहीं है, तो ये आसानी से फिसलता है। क्लियर, इसीलिए मैंने बोला है स्लिपरी होता है और सॉफ्ट होता है, जबकि डायमंड एकदम हार्ड होता है। ठीक है, समझ में आ गया स्ट्रक्चर पूरा। चलो, अच्छा जी, थोड़ा सा पानी पी लूं मैं। तो चलो, ग्रेफाइट भी हो गया, अच्छा डायमंड भी हो गया। अब क्या पढ़ेंगे बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं फुलरीन। फुलरीन, फुलरीन वैसे 10th में भी फुलरीन के बारे में है शायद, हाँ मुझे लगता है। तीसरा, फुलरीन्स। ठीक है भाई। फुलरीन के बारे में अगर जानना है ना, तो फुटबॉल, आपने फुटबॉल खेला है, फुटबॉल देखा आपने, है ना। तो बच्चों, जैसा फुटबॉल होता है ना, वैसे ही फुलरीन होता है। इसीलिए फुलरीन को हम सॉकर बॉल या बकी बॉल बोलते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। तो फुटबॉल में क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, फुटबॉल किस तरह से फुलरीन के जैसे होता है। तो जब मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये तो हमने देखा है भाई, ये तो फुटबॉल है ना। तो फुटबॉल के जैसे ही फुलरीन, ऐसा आप समझ चल। ठीक है, जिसने नहीं खेला आज खेल लेना। तो बात करते हैं फुलरीन की, है ना। देखो, जो हमारे पास फुलरीन है वो भी कार्बन का एक एलोट्रोप है। लेकिन बच्चों, फुलरीन जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे है बस, यानी इसमें कुछ ही एटम होते हैं। और दिखता कैसे, गोल गोल तो नहीं होता, पूरा गुम्मद के जैसा होता है, स्पिरोइडल। ठीक है। तो नेक्स्ट, सबसे पहला पॉइंट हमारा है, इट हैज लार्ज स्फीरॉइडल शेप या मॉलिक्यूल। इट हैज लार्ज स्फीरॉइडल मॉलिक्यूल, है ना। अच्छा, लार्ज स्पिरोजल मॉलिक्यूल है, किससे मिलकर बना होता है, ठीक है, हैविंग स्ट्रक्चर
फॉर्मूला, जो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो होता है बच्चों C2 × N, और जो N होता है उसकी वैल्यू मोर देन 30 या इक्वल टू 30 होती है। क्लियर? तो कैसे बनेगा बच्चों, C60 भी होता है, C70 भी होता है, आगे जाके जो है ये जो कार्बन एटम है ना इस पर, ये लगभग 350 तक होते हैं। ठीक, अब देखो मैं आपको बताता हूं, तो इतना समझ में आ गया, गोल आकार का होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर C2 की पावर 2 × N, और N की वैल्यू 30। ये जो 30 है ना, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को बताता है, यानी किसी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कार्बन कितने होंगे, इस फॉर्म में होंगे। तो C60 होता है, C70 हो सकता है, और अप टू 350 तक होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखने वाला हूं। ठीक है, दूसरा, इट हैज C2N N मोर देन, ना ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने लिख ही दिया भाई, दोबारा क्यों लिखना है ना। तो इट कंसिस्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन अबाउट C60, हो सकता है C70 एंड गोज अप टू 350। क्लियर? तो इतने तक कार्बन जा सकते हैं, लेकिन बच्चों जो हमारा C60 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। C70 हमें कम अमाउंट में मिलता है, और बाकी ट्रेस अमाउंट में 350 तक कार्बन वाले होते हैं। यानी जो भी हम फुलरिन के बारे में देखेंगे वो कई टाइप के फुलरिन हो सकते हैं, C60 हो सकता है, C70 हो सकता है, अप टू 350 तक हो सकता है। यानी हमेशा जो कार्बन का नंबर होगा वो इवन होना चाहिए। क्लियर? समझ में आता है? अच्छा, बनाएंगे कैसे, देखो प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे, ग्रेफाइट से बनाते हैं। देखो है ना बच्चों, तो ग्रेफाइट को हमने इलेक्ट्रिक आर्क इन इनट एनवायरनमेंट, ग्रेफाइट को हमने हाई टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिक आर्क में रखा और आर्गन और हीलियम दिया। आर्गन और हीलियम क्या करते हैं, इनट एनवायरनमेंट पैदा करते हैं। तो यहां पर जो कार्बन है वो वेपोराइज्ड फॉर्म में आ जाता है, वेपोराइज्ड कार्बन, वेपर बन गया कार्बन का, उड़ गया हवा में, है ना। अच्छा, अब इस वेपोराइज्ड कार्बन को हम क्या करते हैं, कंडेंस करवाते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस चलती है। ठीक है भाई, कंडेंस करवाया तो हमें एक सूटी मटेरियल मिलता है, और बच्चों इस सूटी मटेरियल के अंदर ही हमारे C60 फुलरिन एंड C70 फुलरिन और अदर टाइप के फुलरिन होते हैं, C60 और C70 और अदर। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा होता है, C60 फुलरिन, फिर उसके बाद C70 फुलरिन, और बाकी जो जितने भी और फुलरिन है वो ट्रेस अमाउंट में होते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इनको अलग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम जो है मटेरियल को यानी कंपोनेंट को अलग अलग कर सकते हैं। और यहां पर एक एडजॉर्बेंट लिया जाता है, हम लोग क्या लिखेंगे, एल्यूमिना लेंगे। क्लियर? तो अब C60 और C70 दोनों अलग अलग हो गए। ठीक, तो ये फुलरिन अलग है, ये फुलरिन अलग है। ठीक है भाई, तो ये मेथड है फुलरिन को बनाने का। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, कई बार बोला जाता है कि इसका फुलरिन नाम क्यों पड़ा, वाई इट्स कॉल्ड फुलरिन्स। तो बच्चों तीसरे पॉइंट में मैं इसी का जिक्र करने वाला हूं। एक अमेरिका का आर्किटेक्ट है जिसका नाम था रॉबर्ट बकमिंस्टर फुलर। क्या नाम था, रॉबर्ट बकमिंस्टर फुलर। उसके द्वारा जो बनाई गई बिल्डिंग होती है वो ऐसे होती है, वो जब बिल्डिंगें बनाता है ना तो इस टाइप की बनाता है, इस टाइप की, ऐसे, इस तरह गुम्बद जैसे। तो जो हमारा फुलरिन है उसका शेप भी जो है ऐसे ही होता है, सेम टू सेम। इसीलिए जो है उस रॉबर्ट बकमिंस्टर फुलर के नाम पे इसी का नाम पड़ा फुलरिन।
तो इसीलिए बच्चों फुलरिन इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, देखो एक तो इसको हम बोलते हैं सॉकर बॉल, सॉकर बॉल, या आप इसको बोल रहे हो फुटबॉल, या आप इसको बोलो बकी बॉल, इतने सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है। या आप इसको बोलो बक मिनिस्टर फुलरिन, बक मिनिस्टर फुलरिन। तो बक मिनिस्टर किसका नाम है, बक मिनिस्टर फुलर, कौन सा, अमेरिकन आर्किटेक्ट, क्लियर। तो इतने नामों से ये जाना जाता है, कंफ्यूज मत होना, बस फुटबॉल याद रखना है ना, या सॉकर बॉल याद रखना, समझ में आई बात। चलो, तो ये था हमारे पास फुलरिन के बारे में बेसिक जानकारी। अब इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको, है ना। इतना समझ में आ गया, नोट कर लिया। तो तीसरा पॉइंट बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। देखो जितने भी हमारे पास फुलरिन है उनमें से कार्बन 60 सबसे ज्यादा स्टेबल फुलरिन है, ठीक है। तो लिखेंगे अमंग ऑल फुलरिन, कार्बन 60 फुलरिन इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है भाई, मोस्ट स्टेबल फुलरिन। कार्बन 60 का मतलब कितने एटम होने चाहिए इसमें, 60 एटम होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, फुटबॉल का कोई सरफेस होता है, कोई एज होता है, नहीं होता है। तो बच्चों इस मॉलिक्यूल में भी, कार्बन 60 एलोट्रोप में भी कोई एज नहीं होता है, जबकि ग्रेफाइट और डायमंड में आपको एज देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर कोई एज बॉन्ड या एज सरफेस नहीं होती है ना। तो हम लिखेंगे देयर इज नो एज कार्बन, कोई एज कार्बन नहीं होता है। इसी वजह से इसका जो है स्ट्रक्चर क्या होता है, स्मूथ होता है, और हम इसको ऐसे भी बोलते हैं नो डैगलिंग बॉन्ड, नो डैगलिंग बॉन्ड, क्लियर। डैंगलिंग होता है, डैगलिंग होता है, डैगलिंग मुझे DAGLL, डैगलिंग बॉन्ड, है ना। तो कोई भी, यानी जो फुटबॉल है एकदम गोल है ना, उसका एज कोई है ही नहीं, तो ये भी सेम टू सेम ऐसे होता है। पांचवा, अब देखो, अब स्ट्रक्चर की बातें करते हैं हम, ठीक है। आपने बच्चों फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल में दो तरह के, क्या बोलते हैं उसको, शेप होते हैं। जो फुटबॉल का ऊपर की स्किन होती है ना, उसमें जो सिलाई होती है, वो उसमें आप दो तरह के स्टिकर देखते हो, यहां पर भी ऐसे होते हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिंग, दो टाइप की रिंग होती है फुलरिन में, ठीक है। एक होती है बच्चों हेक्सागोनल और दूसरी होती है पेंटागोनल, दो टाइप की रिंग होती है ना। हेक्सागोनल 20 होती है और पेंटागोनल 12 होती है, यानी टोटल कितनी रिंग होती है, 32। तो 32 रिंग इसमें होती है फुटबॉल के जैसा एकदम। तो 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल, क्लियर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो हेक्सागोनल रिंग होती है, जो हेक्सागोनल रिंग होती है वो फ्यूज्ड होती है, फ्यूज्ड विद अदर हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग, दिखाई दे रहा ना। जो हेक्सागोनल रिंग होगी वो पेंटागोनल और हेक्सागोनल दोनों के साथ फ्यूज्ड होगी, कनेक्ट होगी मतलब। लेकिन बच्चों जो पेंटागोनल रिंग होती है, पेंटागोनल रिंग होती है, वो केवल हेक्सागोनल कनेक्ट ओनली विद हेक्सागोनल रिंग, केवल ये हेक्सागोनल रिंग से कनेक्ट होती है। यानी दो पेंटागोनल रिंग कभी भी आपस में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती है, वो हेक्सागोनल रिंग के थ्रू कनेक्ट होती है। अभी स्ट्रक्चर में आपको मालूम चाहिए, क्लियर। अच्छा 6, ठीक है। अब देखो, जब हेक्सागोनल मतलब ऐसी रिंग है और पेंटागोनल मतलब ऐसी रिंग है, इसका मतलब बच्चों जो कार्बन है उसके पास कितने बॉन्ड है, केवल 3 ही बॉन्ड है, ग्रेफाइट के जैसे, ठीक है। तो ईच कार्बन
हैज 3 सिग्मा बॉन्ड, केवल 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे ग्रेफाइट के जैसे, ठीक है। और जो एक बॉन्ड बचा है, यानी एक बॉन्ड उसने बनाना था लेकिन बनाया नहीं, ठीक है, तो उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पूरी रिंग पर डिलोकेलाइज्ड होगा, तो सेम ग्रेफाइट के जैसे। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन delocalized on the ring make it क्या बनाता है, एरोमेटिक बनाता है, मेक इट एरोमेटिक। क्लियर भाई, ठीक है। अब इसका मतलब इसमें कार्बन 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ शो करता है, एक तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये तो हुआ, ठीक है। अच्छा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है, वो होती है बच्चों 143.5 पिकोमीटर, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं 138.3 पिकोमीटर। ये देखो, नोट करो फटाफट। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 143.5 पिकोमीटर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 138.3 पिकोमीटर। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो ये फुलरिन के बारे में कुछ बेसिक चीजें है ना, बस मुझे लगता है इतना ही बहुत है फुलरिन के बारे में, है ना। तो नोट करो फटाफट से, जो पॉइंट रह गए नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। टोटल 32 रिंग होती हैं, ठीक है, समझ में बात आ गई। अच्छा चलो, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। ठीक है भाई, अब मिटा दो में से, नोट कर ही लिया आपने, ठीक। तो क्या पढ़ा हमने फुलरिन के बारे में भाई। फुलरिन जो है फुटबॉल के जैसे होता है, जिसको हम सॉकर बॉल बोलते हैं, या फुटबॉल बोलते हैं, या बकी बॉल बोलते हैं, या बक मिनिस्टर फुलरिन बोलते हैं, है ना। इसमें कार्बन के 60 एटम, जो 60 कार्बन है वो आपस में फुटबॉल बनाते हैं, है ना। जिसमें जो है 2 टाइप की रिंग होती है, हेक्सागोनल और पेंटागोनल, है ना। sp2, हाँ एक चीज याद रखना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान रखो, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 3 बॉन्ड का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर, ग्रेफाइट के जैसे। अच्छा आप चलो, अब आपकी स्क्रीन के सामने, बोर्ड के सामने बिल्कुल आपको फुलरिन दिख रहा है, ठीक है। वैसे मैं 3 स्ट्रक्चर बना के लाया हूं। चलो पहला स्ट्रक्चर देखो, पहला स्ट्रक्चर किसके जैसे है, फुलरिन में जो कार्बन है वो किस तरह से कनेक्ट है, देखो जरा। तो इसमें आपको 2 तरह की रिंग दिख रही होंगी, एक रिंग 5 कार्बन से बनी होगी, दूसरी रिंग 6 कार्बन से बनी होगी, दिख रहा है। तो 5 कार्बन वाली रिंग को पेंटागोनल, 6 कार्बन रिंग को हेक्सागोनल। तो पेंटागोनल हेक्सागोनल रिंग का ये पूरा के पूरा गोल फुटबॉल बन गया, है ना। अब आप देखो कि पेंटागोनल रिंग आपस में कनेक्ट नहीं है, जबकि हेक्सागोनल रिंग आपस में कनेक्ट है। तो हेक्सागोनल कनेक्ट विद द पेंटागोनल एज वेल एज हेक्सागोनल, बट पेंटागोनल रिंग डू नॉट कनेक्ट विद डायरेक्टली विद ईच अदर। समझ में बात आ रही है, देखिए ऐसे होता है। और टोटल कितने कार्बन होंगे, 60 कार्बन, 60 कार्बन होते हैं। चलो नेक्स्ट, अब दूसरा स्ट्रक्चर देखो। दूसरे स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि डबल बॉन्ड भी साथ में है ना। तो डबल बॉन्ड के साथ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है। अब तीसरा स्ट्रक्चर है फुटबॉल का। तो देखो फुटबॉल दिख रहा है, तो अभी आपने दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करो फुटबॉल से, तो सेम टू सेम किसके जैसा, फुटबॉल के जैसे, है ना। जो ब्लैक है वो हेक्सागोनल या पेंटागोनल होगी, और जो व्हाइट है वो हेक्सागोनल, है ना। व्हाइट और ब्लैक से हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। समझ में बात आ गई, ठीक, बस हो गया काम खत्म। ठीक है बच्चों। अच्छा चलो लास्ट बात कर लेते हैं कि हमारे पास 3 एलोट्रोप हमने पढ़े, फुलरिन, ग्रेफाइट और डायमंड। इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल एलोट्रोप है ग्रेफाइट। तो नेक्स्ट लिखो बच्चों, अमंग ऑल एलोट्रोप ग्रेफाइट is thermodynamically most stable, ठीक है। it has standard enthalpy of formation, यानी डेल्टा F H0
विल टेकन एज जीरो। ये यानी एनर्जी जब एब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो स्टेबिलिटी अपना भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है ना। तो ध्यान रखना बच्चों कि ग्रेफाइट जो है इनमें थर्मोडायनेमिकली सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रोड है। क्लियर? ठीक। अच्छा, लास्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कौन? एमॉर्फस एलोट्रॉप्स। और कौन कौन से एमॉर्फस एलोट्रॉप्स है हमारे? चारकोल, कार्बन ब्लैक एंड कोक। ठीक है भाई, तो सबसे पहले चारकोल की बात कर लेते हैं। चारकोल, ठीक है। चारकोल बच्चों पोरस नेचर होता है, छेद होते हैं इसमें, है ना। छेद होने की वजह से इसकी कुछ खास प्रॉपर्टी निकल के आ जाती है। नंबर 1, एक तो ये पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। OUS पॉइजनस गैस एब्जॉर्बर, पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। अच्छा, वाटर फिल्टर में भी जो है काम आता है, और यूज्ड इन एयर कंडीशनर टू कंट्रोल ऑर्डर, तो ऑर्डर को कंट्रोल करने के भी काम आता है। बस ये चारकोल हुआ, है ना। और दांत साफ करने हो तो दांत साफ भी कर सकते हो चारकोल से, तो चारकोल हो गया। दूसरा हमारे पास है बच्चों कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक मोस्टली इंक बनाने के काम आता है। ठीक है, तो लिखेंगे यूज टू मेक इंक। ठीक है, और प्रिंटर की जो स्याही होती है ना, वो बनाने के भी काम आता है। तीसरा हमारे पास कौन सा है भाई? चारकोल कोक। तो कोक का यूज एज ए फ्यूल के फॉर्म में होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी। तो बच्चों फटाफट से इनको नोट करो। ठीक है, लेक्चर को ये पर फिनिश करते हैं। रनिंग लेक्चर के नोट्स बनाते जाओ, एनसीईआरटी पढ़ते जाओ। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।